तो आज का जो टॉपिक है इसमें वो टॉपिक है कांग्रेस से पहले जितने भी संगठन वो चलते थे, राजनीतिक हो चाहे समाज सुधार वाले संगठन हो, तो जो टॉपिक चलते संगठन बने हुए थे कांग्रेस से पहले उन संगठनों पे चर्चा करनी है। और उसके बाद जो है कांग्रेस की स्थापना होती है और फिर जो उसके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं उन प्रश्नों पर आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो कांग्रेस से पहले के जो राजनीतिक संगठन थे तो मेनली जो 3 प्रेसिडेंसी हैं था उस समय भारत में, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। इन्हीं शहरों में जो है वो संगठन बनी हुई थी। तो जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी बनी हुई थी, ठीक है, ये ज़मीन से संबंधित थी, ये 1838 में बनी हुई थी। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी 1843 में बनी थी। ये एक नज़र है जो इन सबसे संबंधित जो है प्रश्न आगे रहेंगे। बस इतना ही टॉपिक वाइज है, डिटेल जो है वो प्रश्न के माध्यम से मिल जाएंगे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बना हुआ था। इंडियन लीग जो है 1875 में बना हुआ था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो 1876 में बना हुआ था। बम्बई की बात करें तो बम्बई में 3 संगठन बने हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी में। एक तो था बम्बई एसोसिएशन जो 1852 में बना हुआ था। दूसरा बात करें तो ये पूना सार्वजनिक सभा बना हुआ था, 1870 में बना हुआ था। ठीक है, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है 1885 में बना हुआ था। मद्रास की बात करें तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है 1852 में बना हुआ था और मद्रास महाजन सभा 1884 में बना था। ये 2 प्रेसिडेंसी मद्रास में थे। 3 प्रेसिडेंसी जो है वह इंग्लैंड में बना हुआ था, यानी कि ब्रिटेन में। तो वहाँ जो भारतीय रहते थे उनको जागरूक करने के लिए, और ब्रिटेन में जो ब्रिटेन वासी थे, इंग्लैंड के लोग थे इंग्लिश, उनको समझाने के लिए कि भाई इंग्लैंड के लोग ब्रिटेन में इंडिया आकर के क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ की पत्रिकाओं में अखबारों में जो है भारत को एक चर्चा का विषय बनाने के लिए, भारत की स्थिति को चर्चा में लाने के लिए जो है कुछ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। जैसे कि लंदन इंडियन कमेटी 1862 में स्थापना की गई थी ब्रिटेन में, और लंदन इंडिया सोसाइटी जो है 1865 में स्थापना की जाती है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में स्थापित की जाती है। ठीक है, फिर आता है एक कांग्रेस का दौर। जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, इसके जो कांग्रेस की स्थापना होती है वो अंग्रेज़ों के मदद से ही होती है। जैसे कि एलन ऑक्टेन ह्यूम है, जिसको हम लोग A.O. ह्यूम कहते हैं, उनके द्वारा हुई थी, उनके सहयोग से हुई थी। नामकरण जो है कांग्रेस का किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी साहब ने किए थे। और यदि स्थान देखें तो कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था, जो उस समय के एक संस्कृत विद्यालय था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहाँ पर जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो है वो बेमकेश चंद्र बनर्जी थे, जिसको WC बनर्जी भी हम लोग कहते हैं। महासचिव A.O. ह्यूम थे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। पहले प्रश्न पे आते हैं। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 19वीं सदी में राजनीतिक संगठनों का निर्माण किन प्रांतों में हुआ। तो 19वीं सदी में राजनीतिक संगठनों का निर्माण किन प्रांतों में हुआ, तो देखिए 3 प्रेसिडेंसी थे। इन्हीं 3 प्रेसिडेंसियों में जितने भी संगठन थे वो बने हुए थे। ठीक है, तो एक तो बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में। दिल्ली में कोई प्रेसिडेंसी नहीं थी, तो दिल्ली में नहीं बनी हुई थी। ठीक है, तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। D इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 4। ब्रिटिश शासन के दौरान 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्र मुख्यतः क्या थे, राजनीतिक केंद्र थे। अंतः जो है इसीलिए जो है वो क्या हुआ था, प्रारंभिक राजनीतिक संगठन का निर्माण कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में ही हुआ था। दिल्ली में राजधानी बनने के पश्चात संगठनों का निर्माण हुआ था। जब राजधानी दिल्ली आया था उसके बाद जो संगठन बनने शुरू हुए थे। ठीक है, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरे प्रश्न की कह रहा है कि 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस नाम से जाना जाता था।
मैं जूम करने का कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है। अब शायद ठीक होगा। कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि अब कैसा दिख रहा है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1838 में भारत में स्थापित पहला राजनीतिक संगठन किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। तो जमींदारी एसोसिएशन जो है इसका सही उत्तर है। भारत में जो है स्थापित पहला राजनीतिक संगठन कलकत्ता में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन जो है 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसने शिकायतों के लिए संगठित प्रयास किया था। ठीक है, तो यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसने शिकायतों के लिए संगठित प्रयास और संवैधानिक उपाय पेश किए थे। ठीक है, इससे पहले जितने भी संगठन बनते थे वो छोटे मोटे छिटपुट विद्रोह टाइप का होता था। अब जो है थोड़ा संवैधानिक रूप से जो है एक संगठन और जो वैधानिक तरीके हैं उनके माध्यम से अंग्रेजों से संघर्ष करने का उपाय होने लगा था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह जमींदारी के हितों को सुरक्षित करना था। इसके संस्थापक सदस्य द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे कौन? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले के सभी समकालीन राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संघ था। इंडियन एसोसिएशन ने जमींदारों की तुलना में मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कारक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार था? तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जिम्मेदार कौन सा कारक था? तो एक तो कह रहा है कि आर्थिक पिछड़ापन, पश्चिमी विचारों का प्रभाव, अतीत की खोज, प्रेस का विकास। तो इनमें से कौन जो है? तो लगभग इनमें सारे थे। आर्थिक जो पिछड़ापन था उससे भी संबंधित था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है? कारण सही हैं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए सभी दिए गए कारक जिम्मेदार थे। दमनकारी औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीयों को क्या किया? उनके आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में जागरूक किया। अंग्रेजों द्वारा दिए गए इस तर्क का मुकाबला करने के लिए कि प्राचीन भारतीय बर्बर और असभ्य थे, उन्होंने अपने अतीत और संस्कृति का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका परिणाम यह हुआ कि भारत के गौरवशाली अतीत की पुनः खोज हुई। दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी करते हैं। ये क्यों करते हैं? तो भारत से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक चर्चा शुरू करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से जुड़े सवालों पर सार्वजनिक चर्चा शुरू करने और भारत के कल्याण के लिए ब्रिटिश जनता को प्रभावित करने के लिए 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी और विदेश में रहने वाले भारतीयों और सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्हीं के सहयोग से इस संगठन की स्थापना की गई थी।
इसने ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में सही जानकारी देने और ब्रिटिश प्रेस में भारतीयों की शिकायतों को उठाने की दिशा में काम किया था। पूर्व कांग्रेस राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। ठीक है, तो कांग्रेस से पहले जो राष्ट्रवादी संगठन था उसका महत्वपूर्ण संगठन कौन था? ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ये इसका सही उत्तर है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो कलकत्ता का भारतीय संघ कांग्रेस पूर्व राष्ट्रवादी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत में 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इस संघ का उद्देश्य क्या था कि हर वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। बाद में जो है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया था। ठीक है, 7वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि इसकी स्थापना 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी के बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के साथ विलय के बाद हुई थी। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि इसने छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में काम किया था। तो कौन से सही है? प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में हमको विचार करना है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, पहला कथन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी के बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के साथ विलय के बाद हुई थी। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कि इसने छोटे किसानों के हितों की सुरक्षा की दिशा में काम किया था। तो ये दोनों ही कथन क्या है, इसमें से पहला कथन जो है वो सही है और दूसरा कथन क्या है? गलत है। ठीक है, पहला कथन में क्या था कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में एसोसिएशन की जो स्थापना होती है वो 1851 में होती है और लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ जो है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का विलय कर दिया जाता है। राधाकांत देव जो है इनके प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर इनके महासचिव होते थे। ठीक है, दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह जमींदारों के हितों के संरक्षण के पक्ष में था और इसके लिए काम करता था, जबकि यहाँ कह रहा है कि छोटे किसानों के हितों में था। तो ये गलत कथन है दूसरा। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दादा भाई नौरोजी का जन्म कह रहा है कि 1867 में हुआ था। दूसरा कथन कह रहा है कि वे लोकप्रिय रूप से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। ठीक है, तो तीसरा कथन तो सही है, वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है, वे लोकप्रिय रूप से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा, पहला कथन में कह रहा है, ये दो कथन तो सही है। पहला कथन में दादा भाई नौरोजी का जन्म कह रहा है कि 1867 में हुआ था, ये गलत कथन है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1825 में हुआ था। ठीक है, बाकी दोनों कथन सही हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था। वे भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। उनकी पुस्तक जो है कौन सी? तो भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन ने भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था। उन्होंने धन की निकासी की अवधारणा का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, नवा प्रश्न कह रहा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था। वे लैंड होल्डर सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो कह रहा है कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन तो सही है कि उन्हें अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था। दूसरा कथन क्या है? गलत है। वे लैंड होल्डर सोसाइटी से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि किससे जुड़े हुए थे?
ठीक है, वे जुड़े हुए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी कलकत्ता के भारतीय संघ से जुड़े हुए थे। ठीक है, भारतीय संघ से जुड़े हुए थे, न कि लैंड होल्डर सोसाइटी से। ठीक है, पहला कथन सही है। क्यों सही है? क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से अन्यायपूर्वक तरीके से बाहर कर दिया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी जो है उनकी स्वच्छंद या स्वतंत्र विचार जो है वह भारतीय की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो अंग्रेज। ठीक है, 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? तो भारतीय सिविल सेवा से उनको हटा दिया गया था किस वर्ष? ये हटाया गया था 1874 AD में। ठीक है, 1874 ईस्वी में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हटा दिया गया था। ठीक है, राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था राम मोहन राय। ठीक है, जिनको राजा की उपाधि दी गई थी, राजा राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, वे मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के बारे में लिखते थे। वो नहीं चाहते कि राजनीति बदले, बल्कि वो चाहते थे कि समाज में सुधार आए। ठीक है, निम्नलिखित संगठनों को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। तो इनका जो सही क्रम है, अब देखिए बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1862 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी करते हैं। इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875 में शिशिर कुमार घोष करते हैं। भारतीय संघ की स्थापना कब होती है? 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस करते हैं। मद्रास महाजन सभा का स्थापना होती है 1884 में। जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू और वी राघवाचारी जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये इनका ऑर्डर भी है। ठीक है, 1862, 1875, 1876 और 1884। 13वां प्रश्न कह रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 1870 में हुई थी। राजनीतिक संगठन था जिसकी शुरुआत जो है ब्रिटिश भारतीय सरकार और भारत के लोगों के बीच मध्यस्थता करने वाले संस्था के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि कांग्रेस के पूर्व के संगठन के संबंध में निम्न कथनों में सत्य कथन को चिन्हित करना है। कह रहे कांग्रेस के पूर्व के संगठन जो है मुख्यतः अभिजात वर्ग के सदस्यों पर निर्भर था। तो ये कथन क्या है? सही है। ठीक है, कांग्रेस के पहले का जो संगठन बना था जितना भी, वो सारे जमींदार और अभिजात वर्ग था, जो प्रबुद्ध व्यक्ति थे समाज के, वही उस संगठन में थे। इन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया था। ठीक है, ये गलत कथन है। इन संगठनों ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि ये छिटपुट और क्षेत्रीय स्तर पर ही सीमित रहते थे। ठीक है, तो केवल एक कथन जो क्या है? सही है। प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में जमींदार वर्ग, शिक्षित वर्ग और धनी वर्ग की प्रधानता होती थी, जो कांग्रेस से पहले के संगठन बने हुए थे। इन संगठनों का उद्देश्य क्या होता था कि जमींदारी के हितों की रक्षा करनी है, किसी तरीके से जमींदारी बची रहे। अंग्रेजों के साथ इन लोगों का संवाद स्थापित करना ही एकमात्र लक्ष्य होता था। इस काल में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था कोई भी। निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। दिसंबर 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि 1886 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तो इसका हम लोग यदि देखें तो इसमें जो सही कथन है वो हमको चुनना है। तो इसका सही कथन जो होगा वो होगा सी। दोनों ही कथन इसमें सही हैं। दिसंबर 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।
इसे भारतीय एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित किया गया था और इसमें बंगाल के बाहर से कई नेताओं ने भाग लिया था। इसने राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम के समान ही कार्यक्रम अपनाया, जिसके साथ इसका 1886 में विलय हो गया। ठीक है, 16वां प्रश्न देखिए आप सब बना करके। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दूसरा ऑप्शन है पी आनंदाचार्लू, सी में है कि एम.वी. राघवाचार्य, डी में है कि एस.एन. बनर्जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन में राघवाचारी होगा, चेरियर लिखा गया, मिसप्रिंट है ये। तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से कौन कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता एकमात्र वही थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग द्वारा, इन तीनों के मिलन भाव से होती है। इसका संगठन जो है वह एल्बर्ट बिल और लीटन की अन्य प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरोध में हुआ था। ठीक है, तो जो इसका गठन हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, वह एल्बर्ट बिल और लीटन की जो प्रतिक्रिया होती थी, उनके जो नीति होता था, उनके विरोध में इसका गठन हुआ था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों के सामने आने वाले मुद्दों को, जितने भी मुद्दे आते हैं उस पर जनमत जुटाना। ठीक है, 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ऑर्डर में लगाइए इसको। ठीक है, यदि इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर ए सही है, 1 2 3 4। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना करते हैं कौन, महादेव गोविंद रानाडे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है फिरोज शाह के द्वारा, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग के द्वारा। अभी पिछला प्रश्न में भी ये प्रश्न था। 18 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा कह रहा है कि के.टी. तेलंग के द्वारा। मद्रास महाजन सभा कह रहा है आनंद चार्लू के द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितने कथन इसमें से सही हैं, जो सही मैच किए हुए हैं। ठीक है, चलिए उत्तर देखते हैं। तो मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, यही केवल एक कथन क्या है, सही है, बाकी दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है, मद्रास महाजन सभा का गठन जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्ली और वी राघवाचारी ने किया था। ठीक, इसने भारतीयों की चिंताओं और शिकायतों को ब्रिटिश अधिकारियों के समक्ष उठाया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ठीक है, चलिए 19 नंबर पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है। ठीक है, दिए गए कोड के सहायता से उत्तर भी निकालना है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, ऐसा दिया गया है इसमें। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कह रहा है कलकत्ता में, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन में और इंडियन एसोसिएशन कह रहा है बॉम्बे में। तो कौन कौन से इसमें सही है। ठीक है, दो कथन इसमें सही है। एक तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो लंदन में स्थापना हुई थी 1839 में, ये सही है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में होती है, ये भी सही है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 में होती है, कहाँ पर,
इसका भी स्थापना होती है लंदन में ही। ठीक। इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है, बॉम्बे में नहीं। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है कब? 1876 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। 20 नंबर देख ले। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इधर दिया हुआ है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जी.के. गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले इनके संस्थापक थे। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, सेवा समिति एच.एन. कुंजरू, भारतीय सुधार संघ श्री राम वाजपेयी। ठीक है, तो आइए उत्तर देखते हैं। तो देखिए, भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे श्री राम वाजपेयी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न क्या था कि सही सुमेलित नहीं है, तो डी जो है भारतीय संघ जो है श्री राम वाजपेयी, ये सही सुमेलित नहीं है। उनके कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, सामाजिक सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं, और ये एक सही सुमेलित डी नहीं था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग और सेवा समिति की स्थापना कब को? 1905, 1909, 1914 में हुई थी। यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1905 में, सोशल सर्विस लीग की स्थापना होती है 1909 में, और सेवा समिति की स्थापना होती है 1914 में। ठीक है, 21 नंबर पे देखते हैं। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि बंग भाषा प्रकाशन, दूसरा लैंड होल्डर सोसाइटी, तीसरा कह रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और चौथा कह रहा है इंडियन लीग। तो इसको कह रहा है कि इन संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम चुनना है, कि सही क्रम इसका चुनना है, कौन कौन से इसके सही क्रम हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये पूरे के पूरे सही क्रम हैं। देखिए, बंग भाषा प्रकाशन सभा का गठन हुआ था 1836 में। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1843 में, और इंडियन लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक,
चलिए 22वें प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। लैंड होल्डर सोसाइटी कह रहा है कि इसके संस्थापक एस.एन. बनर्जी थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कह रहा है कि आनंद मोहन बोस थे। इंडियन सोसाइटी कह रहा है कि विलियम एडम्स थे। और इंडियन एसोसिएशन के बारे में कह रहा है कि द्वारकानाथ टैगोर थे। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है कि कौन कौन जो है वो सही सुमेलित हैं। तो देखिए, संगठन जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है एस.एन. बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कह रहा है कि किस संगठन का संबंध दादा भाई नौरोजी से नहीं है। तो कौन सा संगठन है जिनका कह रहे संबंध जो है वो दादा भाई नौरोजी से नहीं है। बॉम्बे एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो किसका संबंध नहीं है दादा भाई नौरोजी से? तो ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन है। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है कब? तो 1852 में। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 में। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1865 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। इन सब में दादा भाई नौरोजी की भूमिका मुख्य रूप से रहती है। लेकिन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में होती है। और ये करते हैं कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस साहब ने। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, कि कब जो है कौन सा संगठन बना है, तो इसमें बढ़ते क्रम में इनको सजाना है। तो कह रहा है राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, किसान मजदूर संगठन। तो पहले कौन सा संगठन इसमें बना था? तो 2, 1, 3 यानी कि पहले सामाजिक संगठन बनी थी, फिर राजनीतिक संगठन और फिर किसान मजदूर संगठन बनती है। ठीक है, तो 24 का उत्तर हो जाएगा सी, 2, 1, 3। सामाजिक संगठन पहले बनती है, फिर राजनीतिक और फिर किसान मजदूर संगठन बनती है। 25वें प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1875 के ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो कौन थे वो जो 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हैं? ठीक है, तो कह रहा है कि ए में दिया हुआ है दक्कन एसोसिएशन, बी में दिया रहा है इंडियन एसोसिएशन, सी में दिया रहा है मद्रास महाजन सभा और डी में कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा। तो बताइए आप लोग उसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर होता है डी, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने 1870 में की थी। गोविंद रानाडे ने सभा की शानदार अध्यक्षता की थी। ठीक है, यह भारतीय संघ ही थे जिन्होंने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी किनके द्वारा? भारतीय संघ के द्वारा।
26वें प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन में है WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, A.O. ह्यूम। तो बताइए कि कौन थे। तो यदि इसमें देखें हम लोग तो इसका उत्तर हो जाएगा A. WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, यह अधिवेशन कब हुआ था। तो 28 से 31 दिसंबर 1885 तक मुंबई में आयोजित किया था। इसमें पूरे भारत से कितने, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहला अधिवेशन था कांग्रेस का ये, स्थापना के ही वर्ष में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में दिया हुआ है विलियम एडम, A.O. ह्यूम, रास बिहारी बोस, WC बनर्जी। तो कौन थे संस्थापक। तो ये थे A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम कौन थे। तो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। 1884 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। कोलकाता, मुंबई, मद्रास का दौरा करने के बाद A.O. ह्यूम ने पूना में पहली भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक आयोजित करने की पहल की थी। इसका उद्देश्य क्या था। शिक्षित भारतीयों के लिए सरकार में हिस्सेदारी प्राप्त करना था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश राज में शिक्षित भारतीयों के बीच एक नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच तैयार करना था, ताकि दोनों के बीच क्या हो सके, संवाद स्थापित हो सके। ठीक है, तो प्रश्न क्या था। प्रश्न था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो A.O. ह्यूम थे। 28वें प्रश्न पे आप देखते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशनों में अध्यक्षता की थी। तो सुभाष चंद्र बोस जो है वह किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1936, 1937, 1938 या 1939। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा, वह 1938 और 39। हरिपुर अधिवेशन और त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन, इन दोनों में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, हरिपुर अधिवेशन और त्रिपुरी अधिवेशन 1938 और 1939 दोनों में क्या की थी, अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 39 प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अभी हम लोगों ने बात की है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, जो स्थापना के वर्ष में ही था, उनमें 72 प्रतिनिधियों ने पूरे देश भर से भाग लिए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा C, 72 प्रतिनिधि। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें 72 प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। ठीक है, जैसे आप लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। ठीक है, आइए टाइम दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न चल रहा है, ये प्रखर बैच MCQ का जो चल रहा है, उनका हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, उनका हम लाइव डिस्कशन कर रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या थी 33। ठीक है, 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दूसरे अधिवेशन में, जो 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे, तो कलकत्ता में हुआ था ये। ठीक है, तो दूसरा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुई थी। और इस अधिवेशन में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेवानिवृत्त सिविल सेवक एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो पहला कथन क्या है इसमें, सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सेवानिवृत्त सिविल सेवक एओ ह्यूम ने की थी। दूसरा कथन कह रहा है कि जॉर्ज यूल 1855 में कांग्रेस के महासचिव थे। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही है, तो 1855 में तो कांग्रेस बनी भी नहीं थी। ठीक है, तो केवल एक कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कांग्रेस बनती ही 1885 में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में सेवानिवृत्त सिविल सेवक एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसीलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एओ ह्यूम 1885 में कांग्रेस के महासचिव थे। जॉर्ज यूल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके वायसराय काल में हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कह रहा है किसके वायसराय के काल में हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन थे, उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन के ही काल में जो है हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि वह केवल अल्प दृष्टि वाले अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या बोला था उन्होंने, कि अल्प दृष्टि वाले अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं। कह रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1887 में मद्रास में कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस में कार्य समिति की अवधारणा विकसित हुई थी। ठीक है, तभी से जाकर के कार्य समिति कांग्रेस में बनने लगी थी। इससे पहले कांग्रेस में कार्य समिति नहीं बनती थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में उपस्थित नहीं था, कह रहे कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में उपस्थित नहीं था। ए में कह रहा है दादा भाई नौरोजी, बी में कह रहा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी में कह रहा है जस्टिस राणा डे, डी में कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कौन उपस्थित नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। ठीक है, तो युवा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए 1876 में बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 1883 में आयोजित किया गया था। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यही कारण है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में उपस्थित नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 1883 में आयोजित किया गया था और इसका जो दूसरा सम्मेलन था वो दिसंबर में ही 1885 में हो रहा था। ठीक है, इसीलिए वो कांग्रेस की स्थापना में उपस्थित नहीं हो सके। थर्टी 35 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि 1889 में कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो 1889 में कह रहा है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु ब्रिटेन में एक समिति गठित की गई थी। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। ठीक है, विलियम डिग्बी क्या थे, इनके अध्यक्ष थे। तो जुलाई 1889 में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मुद्दों को ब्रिटिश तक
पहुंचाने के लिए साप्ताहिक पत्रिका इंडिया प्रकाशित की थी। ठीक है, 36 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। तो 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। दादा भाई नौरोजी कभी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। ठीक है, तो बी जो है गलत है। दादा भाई नौरोजी या कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहे थे, दूसरे ही अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, तो 1890 में कह रहा है कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो इसमें क्या है, कह रहा है हमको चुनना क्या है, सही कथन। तो पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सही है पहला कथन। 1890 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, फिरोज शाह मेहता ने की थी। इस सम्मेलन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, कथन बी जो है गलत है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में जो हुआ था वो लाहौर अधिवेशन 1893 वाला, और फिर से कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था उनको संबोधित किया था। ठीक है, उनकी अध्यक्षता की थी। 37वें प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दूसरा कथन तो इसमें सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पहला कथन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो हमको चुनना क्या है, सही कथन चुनना है। तो दोनों ही कथन क्या है, केवल दो जो है वो सही है, पहला कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो कथन एक गलत है, क्योंकि एनी बेसेंट जो है 1917 में पहले जो है वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जबकि सरोजिनी नायडू जो है वह 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू पहली जो है भारतीय महिला अध्यक्ष थी, परंतु जो है एनी बेसेंट सामूहिक रूप से, वैश्विक रूप से वह क्या थे, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट, और कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजिनी नायडू। ठीक है, कथन दो सही है, क्योंकि बदरुद्दीन तैयब जी जो है 1887 में मद्रास जो अधिवेशन जो हुआ था उसमें कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के लिए चुने गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है वो मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन में थे। 38वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। सी में कह रहा है कि दोनों, या डी में कह रहा है दोनों में से कोई नहीं। तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, तो बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ही इस सिद्धांत पे हुआ था कि हम जो है भारतीयों को एक मंच प्रदान कर देंगे कि वहाँ बोले, लेकिन अंग्रेज सुनेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं। इसीलिए अंग्रेजों ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने दी थी। ठीक है, इसीलिए उसको सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वाल्व थी कि जो भी चीज़ होगा, जो भी घटित होगा, वो कांग्रेस पर आसानी से डाला जा सकता है, कांग्रेस को उसमें जो है वो जिम्मेदार सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो सुरक्षा मूल सिद्धांत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आईएनसी की शुरुआत वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक सिविल सेवक जो सदस्य थे, सिविल सेवा सदस्य एओ ह्यूम की मदद से लोकप्रिय असंतोष के खिलाफ सुरक्षा मूल्य के रूप में की थी। ठीक है, लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में सुरक्षा मूल्य सिद्धांत का प्रचार किया था। ठीक है,
लाइक करते रहिएगा। 39वां प्रश्न में कह रहा है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था। ठीक है, कह रहे कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था। पहला ऑप्शन कह रहा है फिरोज शाह मेहता, बी में कह रहा है हकीम अजमल खान, सी में कह रहा है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, डी में कह रहा है सर सैयद अहमद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद बाद में जाकर के बदल जाता है, उनकी हृदय परिवर्तन हो जाती है और वह अंग्रेजों के साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े नहीं थे। 1857 के विद्रोह के दौरान वे न्यायिक सेवा में थे, वे अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा गलत व्याख्या के कारण वे कांग्रेस के विरोधी बन गए थे। उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादारी व्यक्त करने के लिए राजभक्त मुस्लिम पत्रिका की प्रकाशन की थी। वो कहते थे कि जो मुस्लिम अंग्रेजों के साथ है वही अच्छे मुस्लिम है, या सच्चे मुस्लिम या राजभक्त मुस्लिम हैं। इसीलिए सर सैयद अहमद जो है वह क्या थे, कभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे। 40वें प्रश्न पे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ए ओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, विजया लक्ष्मी पंडित, रमेश चंद्र और गोपाल कृष्ण गोखले। तो बदरुद्दीन तैयब जी तो तीसरे में किए हुए थे। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित, गोपाल कृष्ण गोखले और रमेश चंद्र और ए ओ ह्यूम, तो इनमें से कौन कौन किए थे, तो 2, 3 और 5। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी किए हुए थे, रमेश चंद्र किए हुए थे और गोपाल कृष्ण गोखले किए हुए थे। ठीक है, तो 2, 3, 5 हो जाएगा, 2, 3, 5, सी इसका उत्तर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी कब करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1887 में वो करते हैं मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, रमेश चंद्र दत्त जो है वो लखनऊ अधिवेशन 1899 की उनकी अध्यक्षता करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, चलिए 41 इसमें कह रहा है कि लाल बाल पाल इन तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। ठीक है, तो लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो इनमें से कह रहा है कि कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जो है 1920 में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। ठीक है, किनके लेखक थे, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे। अन्य दो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, कौन, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। 42 चलिए बनाइए आप लोग। 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी। तो कौन से अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने जो है अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी, कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 और लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 नहीं था। ठीक है, ए होगा इसका उत्तर। कलकत्ता अधिवेशन 1916 में एनी बेसेंट द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है। कलकत्ता अधिवेशन 1916 32वां अधिवेशन था, वो 26 से 29 नवंबर 1817 को कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसमें एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, 43 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू जो है एक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेता थी। वह कानपुर में आयोजित कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, 44 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित सूची का सही मिलान करें और सही कोड चुनें।
सूरत कह रहा है, सूरत में अधिवेशन 1906 में हुआ था, इलाहाबाद 1910, कलकत्ता कह रहा 1905 और बनारस कह रहा 1907। तो बताइए कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ था। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले जो है अध्यक्ष थे। ठीक है। 1907 के अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता सूरत में हुई थी और रास बिहारी बोस ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1907 में। 1910 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने की थी। कौन की थी? विलियम वेडरबर्न ने। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। 45वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला सबसे युवा व्यक्ति था? तो सबसे युवा व्यक्ति कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सॉरी, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो है 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र की जो अध्यक्षता की थी। वे लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व्यक्ति थे। ठीक है, लगातार जो है वो 6 वर्षों तक जो है अध्यक्ष बने रहे थे, जो स्वतंत्रता से पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा सबसे लंबी अवधि थी। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कह रहा विचार कीजिए। पहला कह रहा उन्होंने राष्ट्रीय भावना जागृत की। दूसरा कह रहा उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। तीसरा कह रहा उन्होंने सामाजिक सुधारों को भी समान महत्व दिया। तो तीनों ही कथन क्या है इसमें सही हैं। ठीक है, जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के संबंध में सभी कथन क्या है? सही हैं। शुरुआती राष्ट्रवादियों ने एक राष्ट्र की भावना को जगाया। उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक कार्य की कला में प्रशिक्षित किया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविक प्रकृति को सामने लाया। वे ब्रिटिश सरकार से कुछ सुधार लाने में सफल रहे। राजनीतिक सुधार के अलावा शुरुआती राष्ट्रवादियों ने भारत में सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया। ठीक है, 47 पे बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो कौन से अधिवेशन थे? ठीक है, बनारस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, कौन सा अधिवेशन था वो? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 था। तिलक ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जोरदार ढंग से भाषण की थी और घोषणा की थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अधिवेशन में गरम दल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयासों से लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। इसे कांग्रेस नेता समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? कांग्रेस नेता समझौता। 48 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। दूसरा कह रहा है कि CR दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। तीसरा कह रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज A.O. ह्यूम थे। चौथा कह रहा है कि अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो है सरोजिनी नायडू कह रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, तो ये गलत है। सरोजिनी नायडू जो है पहली महिला नहीं थी, पहली महिला एनी बेसेंट थी। हम भारतीय पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा गलत हो जाता है। CR दास कह रहा है कि जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है तब वे जेल में थे। ठीक है, तो ये कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन जो है हमारा वो सही है। तीसरा कह रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज A.O. ह्यूम थे, तो ये भी कथन क्या है? गलत है। ठीक है,
एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, लेकिन वे कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। कभी भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे। उन्हें कांग्रेस का सचिव जो है नियुक्त किया गया था। CR दास ने 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, CR दास को 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, लेकिन चूंकि वे उस समय जेल में थे, इसलिए हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की और दास ने जेल से ही अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। ठीक है, तो CR दास जो है वो जेल से ही अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और उनके जगह पे जो प्रभारी थे कौन, हकीम अजमल खान। अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के 1894 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेब जो 1894 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये कथन सही है, तो 2 और 4 इसमें से सही है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि किसने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था और न ही उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था। तो ये किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन, सर सैयद अहमद, लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। एक लेख में लाला लाजपत राय ने लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था। ठीक है, 50वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय यानी कि भारतीय कांग्रेस ही एकमात्र माध्यम थी जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की धारा बहती थी। ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में संवैधानिक आंदोलन कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य तरीका था। कितने कथन कह रहा सही है, तो दूसरा तो सही है। संवैधानिक आंदोलन जो है कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य तरीका था, यह कथन सही है। पहला कह रहा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एकमात्र माध्यम थे जिसके माध्यम से राष्ट्रवाद की धारा बहती थी। ठीक है, तो पहला कथन गलत है, कांग्रेस एकमात्र संगठन नहीं थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा प्रांतीय सम्मेलन, प्रांतीय और स्थानीय संघ और राष्ट्रवादी समाचार पत्र बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन के अन्य जो है प्रमुख अंग थे, न कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस थी। ठीक है, दूसरा कथन सही है क्योंकि शुरुआती राष्ट्रवादियों में जो उदारवादी थे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों पर भरोसा किया। उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए याचिकाओं, प्रार्थनाओं और विरोध प्रदर्शनों का उपयोग किया था। ठीक है, चलिए 51 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचाने में सहायता करना है। यह घोषणा थी, किसकी घोषणा थी यह, तो यह जो घोषणा थी जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मिंटो, यह थी कर्जन की। ठीक है, कर्जन का बड़ा ही गर्जन था। ब्रिटिश थिंक टैंक ने मान लिया था कि उदारवादियों के मार्गदर्शन में कांग्रेस एक कमजोर राजनीतिक संस्था है जिस पर भारतीयों का कोई भी भरोसा नहीं है, इसलिए इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इस नीति को लॉर्ड कर्जन ने जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया। उन्होंने 1900 में घोषणा की कि कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा इसे शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में सहायता करना है। ठीक है, चलिए 52 नंबर देखते हैं। आधे प्रश्न जो है हम लोगों ने पार कर लिया, आधा पड़ाव और बाकी है, तो हम लोग लगातार करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो किसने सुझाव दिया था? महात्मा गांधी ने।
ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। 53 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को इसमें चुनना है। उन्होंने भारत से धन की निकासी के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। दूसरा कह रहा है उन्होंने संवैधानिक मार्ग अपनाया। तीसरा कह रहा है उन्होंने जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों के शोषण के मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया। डी में कह रहा है कि वे ब्रिटेन की साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को नहीं समझ पाए। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के बारे में चर्चा करनी है। कौन से कथन गलत हैं? तो जो कथन गलत है वे है डी। ठीक है, तो वे ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें भारत द्वारा जो निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका उसको समझ नहीं पाए। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता ब्रिटेन की साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते थे। ठीक है, उनके अनुसार ब्रिटेन की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को अवरुद्ध कर दिया और व्यापक गरीबी और भुखमरी के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ हुआ था। ठीक है, 53 हो गया। 54 पे चलते हैं। बनाइए 54। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी थे? जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, अरविंदो घोष, बी.जी. तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो कौन कह रहा है कि इसमें उदारवादी थे? ठीक है, तो उदारवादी कौन कौन थे? तो उदार आदमी इसमें 1, 2, 3 थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। अरविंदो घोष, ठीक है, बी.जी. तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सब क्या थे? गरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जी. सुब्रमण्यम अय्यर, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेता हैं। ठीक है, जबकि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से नेता थे? गरमपंथी नेता थे। ठीक है, चलिए 55 में बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बनाइए आप लोग। तो 27वां अधिवेशन कह रहा है किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर। तो देखिए भागलपुर, रांची में तो अधिवेशन हुआ नहीं था। कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, जो उस समय का बांकीपुर था तो बांकीपुर में हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा डी, बांकीपुर। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था आर.एन. मुधोलकर की अध्यक्षता में हुई थी। यह बांकीपुर में हुआ था। उस समय का बांकीपुर आज का पटना है। ठीक है, इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा गया था। ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा गया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी.आर. दास यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, उत्तर हो जाएगा इसका ए, चित्तरंजन दास। इसी को सी.आर. दास भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। चित्तरंजन दास 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसकी घोषित नीति परिषदों में प्रवेश करना और उनके कामकाज को बाधित करना था। उन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। किनको? सी.आर. दास को, चित्तरंजन दास को। 57 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि 1885 से 1905 तक का कांग्रेस का समय उदारवादियों के युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस को जनता का संगठन मानते थे। तीसरा कह रहा है कि लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने याचिका और प्रार्थना की नीति का समर्थन किया था। ठीक है, तो कौन से कथन कह रहा है सत्य है? तीसरा कथन लगता है आपको सत्य है। गरम दल के नेता होंगे तो वो याचिका और प्रार्थना की नीति को
समर्थन देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो तीसरा कथन तो गलत है। दूसरा हम कह रहे ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस को जनता का संगठन मानते थे, ये भी गलत है। यदि वो जनता का संगठन मान लेते तो उनको ये मानना पड़ता कि देश में बहुमत जो है वो जनता के पक्ष में है। ठीक है, तो ये कथन दूसरा भी गलत है। 1885 से 1905 तक का कांग्रेस का समय कह रहा है कि उदारवादियों के रूप में जाना जाता है, तो ये कथन सही है। ठीक है, केवल एक कथन इसमें से सही होगा, केवल एक कथन सही है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में केवल एक कथन ही सही है, क्योंकि INSS का 1805 मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 1905 तक का जो समय है वो उदारवादी चरण कहा जाता है उसको। कथन 3 गलत है, क्योंकि लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी यानी कि गर्मपंथ दल से संबंधित थे, जो जनता के बड़े पैमाने पर लामबंद केंद्रित था। कथन 2 में कह रहा है, 2 भी गलत है, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस को मध्यम वर्ग का संगठन मानते थे कि कुछ वकील जो है, कुछ पढ़े लिखे लोग जो आकर के मिल गया है, इसमें जनता भागीदार नहीं है। ठीक है, चलिए 58 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ था? तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ था? तो ये अधिवेशन था अधिवेशन 1906 का। ठीक है, क्यों कारण था? इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख हुआ था। ठीक है, किसने किया था? इसकी अध्यक्षता तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 का। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, ये कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन 1906 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के फैजपुर अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की कह रहा अध्यक्षता किसने की थी? ए में कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, बी में कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, सी में कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, डी में कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। तो किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह पहली बार किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। ठीक है, पहला अधिवेशन था। 60 में कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किस अधिवेशन में किया गया? फैजपुर 1936, हरिपुरा 1938, त्रिपुरी 1939 और रामगढ़ कह रहा है 1940। तो हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी जो है 1939, इसमें तो किनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फैजपुर अधिवेशन में जो है 1936 में ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। रामगढ़ कह रहा है 1940 में। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हरिपुरा अधिवेशन 1938 हो जाएगा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन जो समिति बनी थी राष्ट्रीय योजना समिति, उनकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हरिपुरा का और त्रिपुरी अधिवेशन जो 38 और 39 का था, वो लगातार अधिवेशन का जो अध्यक्षता थी वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, और हरिपुरा अधिवेशन में ही क्या बना था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण हुआ था। उसकी अध्यक्षता किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष का पद किसने संभाला था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। ठीक है, यानी अध्यक्ष का पद संभाला था। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच हितों के टकराव के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है,
62 में कह रहा है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था। तो कौन सा अधिवेशन था? 15 में तो वो आते ही हैं, ठीक है, तो 15 में ही भाग लेंगे ना। 1901 के अधिवेशन में ही भाग लिए थे ना गांधी जी। पहली बार 1901 कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किया था? दीनशॉ इवाचा ने की थी, ठीक है, दीनशॉ इवाचा ने की थी। महात्मा गांधी जो है पहली बार 1901 में ही अध्यक्षता की थी, अध्यक्षता ने की थी, अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस पहली बार अस्तित्व में आई थी? तो कौन से अधिवेशन में जो है अखिल भारतीय युवा कांग्रेस पहली बार आई थी? कानपुर अधिवेशन 1925, मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929। तो कौन सा अधिवेशन था जिसमें युवा आया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1928। प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। 64 इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कौन से अधिवेशन में कह रहा है कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। तो ये कौन सा अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा कार्यक्रम शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था, ठीक है। 65 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 को 2 से मिलान करना है, सही कोड जो है चुनना है। 1896 में कह रहा है कि एसपी सिन्हा अध्यक्ष थे। 1905 में कह रहा है कि RN मुधोलकर थे। 1912 में कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले और 15 में कह रहा है कि रहीमतुल्ला सयानी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 4-3-2-1 होगा। 1896 में जो है रहीमतुल्ला सयानी थे अध्यक्ष। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1912 में RN मुधोलकर थे और 1915 में SP सिन्हा थे, ठीक है। 1912 में जो है वह बांकीपुर पटना में होता है अधिवेशन और 22 में फिर गया में होता है जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। तो बिहार में कुल 2 अधिवेशन होता है कांग्रेस का। 66 की बात करें तो कह रहा है कांग्रेस के लिए नया संविधान किस कांग्रेस अधिवेशन में बनाया गया था। कांग्रेस के लिए नया संविधान किस कांग्रेस अधिवेशन में बनाया गया था? तो ऑप्शन है कि अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920, अहमदाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक है। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस के लिए एक नया संविधान तैयार किया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजयराघवाचार्य ने की थी, ठीक है। 67 पे बात कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में जो है विचार करना। स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संबंध में विचार करना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कांग्रेस का एक वर्ग कट्टरपंथी विचारधाराओं का समर्थन करता था और इसे उग्रवादी कहा जाने लगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में घटित राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया था। दूसरा कथन तो सही है, ठीक है, और पहला कथन भी सही है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। 20वीं शताब्दी या सदी की शुरुआत में एक अलग समूह उभरा था जिसका ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आक्रामक रुख रहता था। इस समूह को उग्रवादी कहा जाता था और यह उदारवादी नेताओं के शांतिपूर्ण रुख पर विश्वास नहीं करता था, ठीक है। 68 पे बात करते हैं।
इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है इसमें इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। दूसरा कह रहा है कि स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने की, और दूसरा कह रहा है कि स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो पहला कथन तो सही है, स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। पहला कथन कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1906 के, नहीं, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, तो केवल 2 जो है इसका सही उत्तर है, 1906 दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था कलकत्ता में। शासन स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। 69 नंबर देखते हैं, कह रहे कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी जो है केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, और वो कौन सा अधिवेशन था? काकीनाडा अधिवेशन 1923, बेलगाम अधिवेशन 1924, कानपुर अधिवेशन 1926, गुवाहाटी अधिवेशन 1926। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन 1924 का। ठीक है, कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 70 नंबर कह रहा है जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? कांग्रेस अधिवेशन 1996, कांग्रेस अधिवेशन 1905, 1911 या 1919? तो ये गाया था 1911 में। कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था। जनगण मन पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। ठीक है, विशन नारायण धर ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? लाहौर अधिवेशन 1893, मद्रास अधिवेशन 1894, पुणे अधिवेशन 1896, कलकत्ता अधिवेशन 1896। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1996। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1996 में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। ठीक है, चलिए 72 नंबर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया था, जिन्हें अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस का नया संविधान लिखना था। ठीक है, बीजी तिलक, एनजी केलकर, सीआर दास, बीएन सेन, एलबी सेन, सॉरी। इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 का मतलब है एनसी केलकर और एलबी सेन। कांग्रेस का संविधान लिखने के लिए गांधी जी तिलक और दास का सहयोग चाहते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि उन पर काम का अत्यधिक बोझ था और वे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनके कनिष्ठ एनसी केलकर और आईबी सेन ने उनका स्थान ले लिया और कांग्रेस का संविधान लिखने में गांधी जी की मदद की थी। ठीक है, 73 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषित की थी? कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषित की थी? मद्रास अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? तो इसका उत्तर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन। 1920 में नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने रियासती शासकों के प्रति अपनी नीति की घोषणा कर दी थी। उन्होंने राज्यों से नागरिकों को पूर्ण उत्तरदायी सरकार देने की मांग की। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजया राघवा
चार्ज ने की थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने पहली बार भारतीय राज्यों के प्रति अपनी नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में की थी? तो नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, यहाँ पे मद्रास अधिवेशन लिखा गया है, ये गलत है। किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल है जो कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये है वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन ने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस का यह अधिवेशन 1915 में बॉम्बे में हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि अधिवेशन के समय वे भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे। ठीक है, जब अधिवेशन हुआ था उस समय वो गवर्नर जनरल नहीं थे। गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उनका कार्यकाल 1941 से 36 तक 1936 से 41 तक रहा था। ठीक है, सूची 1 को कह रहा है सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। अबुल कलाम आज़ाद अमृतसर कह रहा 1919, सरोजिनी नायडू बम्बई 1934, मोतीलाल नेहरू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामगढ़ 1940। तो इसका उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ होएगा 1940। ठीक है, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के समाधान की कुंजी बताया था? तो कौन सा अधिवेशन था? इलाहाबाद, मद्रास, लखनऊ, बॉम्बे। ये था लखनऊ का अधिवेशन। 26 दिसंबर 1936 को लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षीय भाषण में समाजवाद को भारत की समस्या के समाधान की कुंजी बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। तो वो अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1940 में से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। वे 1923 से 35 वर्ष की आयु में दिल्ली विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने थे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्हें नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में चुना गया था। ठीक है, नवंबर 1946 में मेरठ के अधिवेशन में चुना गया था और उस समय जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे स्वतंत्रता के समय। मिलान करना है इसमें, करें कि डॉक्टर M.A. अंसारी हरिपुरा, पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर, सरोजिनी नायडू मद्रास, सुभाष चंद्र बोस नासिक। तो देखिए ये तो सरोजिनी नायडू कानपुर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है वो हरिपुरा हो जाएगा। ठीक है, और पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वह नासिक हो जाएगा, डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास हो जाएगा। ठीक है, तो M.A. अंसारी मद्रास हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में किया था नासिक में, सरोजिनी नायडू जो है वह कानपुर 1925, सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा, डॉक्टर M.A. अंसारी 1927 मद्रास। ठीक है, चलिए 80वें प्रश्न पे चलते हैं। सूरत विभाजन के समय कह रहा है रास बिहारी घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सूरत विभाजन के समय कह रहा है कि रास बिहारी घोष जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दूसरा कह रहा है लाला लाजपत राय ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, तो कौन से कथन कह रहा है सही है? केवल एक कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह बात बाल गंगाधर तिलक ने कही थी, न कि लाला लाजपत राय ने। पहला कथन सही है क्योंकि 1907 में सूरत विभाजन के समय रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
ठीक है, तो सूरत विभाजन के समय रास बिहारी घोष क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इक्यासी नंबर पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? ठीक है, तो ये हो जाएगा बांकीपुर। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन RN मुधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में आयोजित किया था। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा गया था। ठीक है, 82 में कह रहा है किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है? तो ये कहा था अरविंदो घोष ने। ठीक है, तो अरविंदो घोष ने जो है कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? एक भीख मांगने वाली संस्था है। वह कांग्रेस के गर्म पंथ से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि? 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था। इस कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, किस कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है? ठीक है, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये कौन कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है। यह बात ग्रामपंथी नेता बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के बारे में कही थी। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसा कर दिया गया था? 1912, 16, 20, 24। किसमें? तो ये 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था ऐसा। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसा कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को कांग्रेस से जोड़ना था। ठीक है, इस बैठक की अध्यक्षता कौन की थी? तो सी विजय राघवाचारी, CV राघवाचार्य ने किया था। ठीक है, 86वां देखते हैं। इसमें कह रहा है 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। इसमें कह रहा है पहला कि कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को मान्यता दी गई। दूसरा कह रहा है कि इसमें कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। तो पहला कथन तो सही है कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। तो इसमें कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को मान्यता दी गई। ठीक है, दूसरा कथन क्या गया है? इसमें कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है। ठीक है, मार्च 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था और दोनों ही निर्णय लिए गए थे। 87 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस के पहले बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। तो किसने की थी? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। निम्नलिखित में किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किसी पुरुष ने की? ठीक है, 17 में एनी बेसेंट करती है, महिला थी। 25 में सरोजनी नायडू करती है और वो भी महिला थी। 1937 में 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस करते हैं और वो एक पुरुष थे। और 1937 में महिला करती है कौन? नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1933 का होता है जिसमें नलिनी सेन गुप्ता जो है वह अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है, सरोजिनी नायडू उनकी अध्यक्षता करती है। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में होती है, एनी बेसेंट उनकी अध्यक्षता करती है।
त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन तत्कालीन बिहार में आयोजित नहीं हुआ था? तो तत्कालीन बिहार में देखिए 27वां अधिवेशन तो पटना में हुआ था। उसके बाद 10 साल के बाद यानी कि 10वां अधिवेशन 37वां अधिवेशन जो था वो भी गया में हुआ था। 47वां और 54वां अधिवेशन जो है वह बिहार में आयोजित नहीं हुआ था। तो ये कथन 47वां अधिवेशन का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन 54वां किया गया था जो अभी झारखंड में पड़ता है, उस समय बिहार में पड़ता था। ठीक है, तो 27वां अधिवेशन जो है 1912 बांकीपुर पटना में किया गया था। 37वां अधिवेशन गया में 1922 में किया गया था। 47वां अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था 1933 में। और इसमें कौन अध्यक्ष थी? तो नलिनी सेन गुप्ता इसमें अध्यक्ष थी। ठीक है। 90 की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह विदेशी कौन है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? तो कौन सा ऐसा विदेशी है जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करती है? तो वो करती है जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, ए वेब, हेनरी कॉटन। तो कौन करती है? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न करते हैं। जॉर्ज यूल प्रयागराज 1888 में करते हैं अध्यक्षता एक बार। विलियम वेडरबर्न जो है बम्बई में 1889 में और प्रयागराज 1910 में करते हैं। उस समय के इलाहाबाद, अभी प्रयागराज। ए देव मद्रास अधिवेशन 1894 में करते हैं। हेनरी कॉटन जो है 1904 में करते हैं हेनरी कॉटन। ठीक है, बम्बई अधिवेशन 1904 में करते हैं हेनरी कॉटन। 91 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या निम्नलिखित में से किसने सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो सिर्फ एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है, दूसरा अधिवेशन इन्होंने किया था। WC बनर्जी तीसरा अधिवेशन किया था इन्होंने। WC बनर्जी जो है बम्बई और प्रयागराज 2 अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, 1885 और 1892 में। दादा भाई नौरोजी जो है 1886 कलकत्ता में और 1893 लाहौर में और 1906 कलकत्ता में करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 बम्बई में, 1947 जो है आज़ादी के बाद दिल्ली में करते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी जो है सिर्फ एक बार 1887 में मद्रास में करते हैं। ठीक है, 1892 कह रहा असत्य कथन को चिन्हित करना है। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इनमें कह रहा है कि असत्य कथन को चुनना है। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये तो सही है। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कह रहा है कि जॉर्ज यूले थे, ये भी सही है। ठीक है, डी गलत है कि दूसरे जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष एम रहमतुल्लाह सयानी थे। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, 93 नंबर में कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया? उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की गई थी। ये कहा गया था कौन सा? तो बांकीपुर अधिवेशन में 1912 में कांग्रेस का जनक कहा गया था। ठीक है, एओ ह्यूम की मृत्यु 31 जुलाई 1912 को हुई। इसी वर्ष बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। 94 की बात करते हैं। करें किस ब्रिटिश वायसराय ने कांग्रेस के सदस्यों को उद्यान भोज का निमंत्रण दिया था? तो कौन से ब्रिटिश जो है वह सदस्य जो है उद्यान भोज का निमंत्रण दिया था कांग्रेस के सदस्यों को?
डफरिन, कर्जन, मिंटो, इरविन। किसने किया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन 1886 कलकत्ता के अवसर पर लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को उद्यान भोज पर आमंत्रित किया था। इस अधिवेशन में कुल 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधि? 436 प्रतिनिधि दूसरे में। पहले में कितने? 72। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के संबंध में निम्न कथनों में असत्य कथन का चुनाव करना है। किसका? असत्य कथन का। कांग्रेस की प्रथम बैठक पूना में आयोजित होनी थी, लेकिन हैजा के कारण बम्बई में आयोजित हुई। प्रथम बैठक में अभिजात वर्ग का प्रभाव था। प्रथम बैठक में सचिव ह्यूम थे। बैठक में भारत की स्वतंत्रता की मांग की गई, ये गलत है। ठीक है, तो बैठक में भारत की स्वतंत्रता की मांग की, ये गलत है। कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्यों में भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य शामिल नहीं था। इसमें वे संवैधानिक सुधार एवं भारतीयों का राजनीतिक उत्थान मुख्य लक्ष्य था उनका। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए हैं? कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली। ये दिल्ली में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। सवाल क्या है कि स्वतंत्रता पूर्व, अच्छा, कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए थे? तो कलकत्ता में सर्वाधिक अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कलकत्ता में कुल जो है वो 10 अधिवेशन हुए थे। बम्बई में 7 अधिवेशन हुए, मद्रास में 7 अधिवेशन हुए, दिल्ली में 3 ही अधिवेशन हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं? कलकत्ता में हुए हैं, 10 अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, इसके बाद बम्बई और मद्रास में 7-7 अधिवेशन हुए हैं, दिल्ली में 3 ही अधिवेशन हुए हैं। 97 में कह रहा है कांग्रेस के संबंध में त्वरित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। दूसरा कथन कह रहा है कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। तो दूसरा कथन तो सही है। ठीक है, पहला भी सही है, दोनों कथन सही है। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है 1916 में लाला लाजपत राय ने दिया। त्वरित चालक का सिद्धांत जो है 1913 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। 98 कह रहा है कि किसने कांग्रेस के संबंध में कहा कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की पद्धति का विरोध करते हुए उक्त कथन कहा था कि साल में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे? में नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गांधी जी, दिनाशा इवाचा। तो कौन नहीं थे? गांधी जी नहीं थे। गांधी जी का भारतीय राजनीति में सक्रिय प्रवेश 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के पश्चात हुआ था। ठीक है, प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से नहीं थे? तो गांधी जी नहीं थे। अंतिम प्रश्न देखते हैं। 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1948 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारमैया ने। ठीक है, जयपुर अधिवेशन 1948 की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। इस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है, तो चलिए 100 प्रश्न हमने कर लिया है। ठीक है, अब मिलेंगे आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। अभी कुछ देर के बाद सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, कुछ और स्टार्ट करेंगे हम लोग, कुछ और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वापस आइए 10 मिनट के रेस्ट के बाद। ये 100 एडुटेरिया का जो है डेली हम लोग 10 बजे जो है 10 PM में स्टार्ट कर देंगे। करीब 1.5 से पौने 2 घंटा तक ये सेशन चलता रहेगा। कंप्लीट 10 बजे जो है डेली स्टार्ट करेंगे। आज 5वां दिन था। ठीक है, 6th डे कल होगा। कल भी मॉडर्न हिस्ट्री ही होगी। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है उन्हीं का हम लोग जो कल भी करेंगे। कल जो है कुछ आंदोलन से संबंधित जो होंगे, कांग्रेस क्या क्या कार्य किए थे उससे संबंधित कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं कल 10 बजे फिर से इस टॉपिक को लेकर के, हिस्ट्री के इस टॉपिक को लेकर के।
चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और हम आपके लिए ये जो MCQ बैच चलती है ना एडुटेरिया का, ठीक है, एडुटेरिया का जो MCQ बैच चलती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग बने रहिए और कमेंट करके बताइए कि और भी क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ टैब रहता है तो ये थोड़ा सा जो है कैमरा और स्क्रीन पे जो है वो लाइटिंग ठीक से नहीं हो पाती है, तो वीडियो शुरू में नहीं आ पाती है। ठीक है, अभी हम सीख ही रहे हैं तो खराब है तो ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। धीरे धीरे जो है क्वालिटी सही हो जाएगी और आपको अच्छे कंटेंट मिलती रहेंगे। क्वालिटी कंटेंट में हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो कंटेंट आपको ऑथराइज सेंटर से मिलती रहेंगे। ठीक है, ये BPSC को टारगेट करके 50 दिन का प्लान बनाया गया है। ठीक है, BPSC को टारगेट करके 50 दिन का प्लान बनाया गया है, उसके लिए ये सेशन चलती है। ठीक है, टेस्ट भी चलेगी। ठीक है, टेस्ट भी चलेगी, ये तो रिवीजन है ना, टेस्ट भी चलेगी। ठीक है, इसी को आप लोग टेस्ट की तरह भी मान सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सेशन किया, कांग्रेस का अधिवेशन जितना भी था वो किया, तो अब अधिवेशन से कोई भी प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन में आप किसी न किसी के बारे में जानते ही रहेंगे, कोई भी प्रश्न आएगा तो कुछ ना कुछ आप सुने ही रहेंगे। तो ये स्ट्रांग हो जाता है जब एक ही टॉपिक से आप 100 प्रश्न बना करके दिया जाता है, तो समझिए कि कितनी सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट होती हैं, बहुत सारी चीज़ तोड़ मरोड़ के इधर से उधर करके आती रहती हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है रिवीजन के लिए। ठीक है, इसीलिए इस रिवीजन में बैच में जुड़िए, सभी से निवेदन है कि इसमें जुड़िए और अपने को लाभान्वित कीजिए। ठीक है, टारगेट BPSC के लिए ये सेशन चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ देर के बाद।